आर्म रेसलिंग में मॉन्स्टर्स तो आपने कई सारे देखे होंगे, जैसे कि लेवान या फिर डेनिस सिब्लिंको। लेकिन कुछ साल पहले तक एक ऐसा नाम हुआ करता था जिसे आर्म रेसलिंग का मॉन्स्टर कहना, या फिर इन्हें कुछ लोग ऐसा भी कहते थे कि ये किसी मार्वल मूवी से निकले और एक रियल लाइफ सुपर हीरो है। 6 फीट 3 इंच के और लगभग 150 केजी वे करने वाले एक रियल लाइफ जाइंट, जो कि कभी कभी आर्म रेसलिंग भी कर लिया करते थे और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत जाया करते थे। हम बात कर रहे हैं रिचर्ड लपकिस के बारे में। रिचर्ड लपकिस, इनके बारे में डेनिस सिप्लिंकोव ने कुछ ऐसा कहा है कि आपको भी जाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इनके साथ हुक में जाना मतलब ऐसा है कि किसी चट्टान से टकरा जाने के बराबर है। डेनिस जो खुद में काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेयर है और हुक स्पेशलिस्ट है, वो भी इनको ये बात कहते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुक अभी तक का उन्होंने फेस किया था। तो मिनेसोटा में पैदा हुआ एक फार्मर, जो कि शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा जाइंट और सबसे श्रेडेड फार्मर है, कैसे बन गया वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैंपियन और डेनिस सिब्लिंकोव, जॉन ब्रेजेंक जैसे नामों को भी चुनौती देने लगा। इसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। वैसे तो ये फार्मर थे और इनका हार्ड वर्क करते करते ही इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो चुका था। इनकी आर्म रेसलिंग की जर्नी स्टार्ट होती है 1974 में, जब ये 18 साल के थे। इन्होंने एक पोस्टर देखा था आर्म रेसलिंग का, जो एक लोकल टूर्नामेंट इनके सिटी में हो रहा था। तो इनको लगा संडे के दिन क्या किया जाए, तो आर्म रेसलिंग ही कर लिया जाए। और इस कंपटीशन में जाने के बाद ये मजाक मजाक में उस कंपटीशन को जीत भी जाते हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है इस स्पोर्ट पे और ये फिर से एक नेक्स्ट कंपटीशन खेलते हैं जिसमें ये सेकंड आते हैं। तो ये सेकंड कंपटीशन में जब हार जाते हैं तो ये डिमोटिवेट नहीं होते हैं, ये और मोटिवेट हो जाते हैं और खुद को और ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके अलावा ये बताते थे कि उस टाइम पे सीटेड आर्म रेसलिंग हुआ करती थी। इसमें बेंच पे या चेयर पे बैठ के आर्म रेसलिंग होती थी, जिसमें ज़्यादा टेक्निक तो नहीं लगती थी, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ लगती थी। और हालांकि ये बताते हैं कि सीटेड आर्म रेसलिंग ये आज तक कभी भी हारी ही नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि इनका स्ट्रेंथ तो नेक्स्ट लेवल का था स्टार्टिंग से ही। इसके बाद कुछ सालों की ट्रेनिंग के बाद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कम्पीट करते हैं, जिसमें ये सेकंड प्लेस करते हैं। और इस टूर्नामेंट के बारे में ये बताते हैं कि जो फर्स्ट प्लेस विनर था उसको एक मोटरसाइकिल मिल रही थी और सेकंड प्लेस पर आने वाले को एक आर्म रेसलिंग टेबल। और रिचर्ड लपकिस को इस टाइम आर्म रेसलिंग टेबल की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो ये शायद जानबूझकर सेकंड आए थे। इसके अलावा 1986 में बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा था ओवर द टॉप। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, हमने पिछले वीडियो में भी इसको कवर किया था जॉन ब्रेजेंक की वीडियो के अंदर। जॉन ब्रेजेंक के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसको रोल किया था सिल्वेस्टर स्टैलोन ने, और ये मूवी आर्म रेसलर्स के ऊपर थी। और इस मूवी में भी दिखाया गया कि जॉन ब्रेजेंक कैसे काफ़ी ज़्यादा अपने से बड़े साइज़ वाले जाइंट आर्म रेसलर्स को भी हरा देते थे। तो जिस जाइंट आर्म रेसलर की बात हो रही थी वो और कोई नहीं बल्कि रिचर्ड लपकिस थे। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे बताने वाले हैं। तो इस टूर्नामेंट का ट्रायल चलने लगा इनके ही शहर मिनेसोटा में, और उसमें ये काफ़ी आसानी से जीत जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं ट्रकर्स डिवीज़न में भी कम्पीट करने के लिए। हालांकि जब ये ट्रकर्स डिवीज़न में कम्पीट करने जाते हैं तो ये बात अब हम सब जान चुके हैं कि उसको जीतने वाले जॉन ब्रेजेंक थे और रिचर्ड लपकिस इसमें थर्ड प्लेस करते हैं। लेकिन जॉन ब्रेजेंक, जो कि इनसे काफ़ी ज़्यादा ही कम एज के थे और काफ़ी कम साइज़ भी कैरी करते थे, इनसे हारने के बाद आगे अपने लाइफ में इन्होंने जॉन ब्रेजेंक को कुछ बार हराया भी है, जैसे कि 1988 और 1999 में। तो शायद कुछ ही लोग हैं जो ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने जॉन ब्रेजेंक को उनके यंगर डेज में हराया हो, और रिचर्ड लपकिस उनमें से एक है। इसके बाद इनकी एक इंजरी हो जाती है रोटेटर कफ के अंदर, जिसकी वजह से ये आर्म रेसलिंग बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। 1991 से लेके 2006 तक ये आर्म रेसलिंग एक तरह से नहीं करते हैं। तो लगभग 15 साल के गैप के बाद ये फिर से एक बार कमबैक करते हैं 2006 में, जब एक कंपटीशन हो रहा था रूलर ऑफ द नेशन, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम थे जैसे कि जॉन ब्रेजेंक और ट्रेविस बेजेंट। इसमें ये कमबैक करते हैं और इनकी एज भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा, लगभग 50 साल हो चुकी थी। और इस कंपटीशन में ये जॉन ब्रेजेंक और ट्रेविस बेजेंट के पीछे प्लेस करते हैं और थर्ड आ जाते हैं, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव था इस एज में और इतने लंबे टाइम के बाद कमबैक करने के लिए। इसके बाद ये कम्पीट करते हैं अर्नॉल्ड क्लासिक के अंदर 2008 में, और ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था इनकी लाइफ के अंदर। अर्नॉल्ड क्लासिक के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम कम्पीट कर रहे थे, जैसे कि जॉन ब्रेजेंक और टिम ब्रेसनेन। इतने स्ट्रॉन्ग लाइनअप के बीच में 50 साल के रिचर्ड लपकिस जब कम्पीट करते हैं तो सिर्फ अर्नॉल्ड क्लासिक जीतते ही नहीं हैं, बल्कि काफ़ी अच्छा डोमिनेशन दिखाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि इसमें हमारे जॉन ब्रेजेंक थर्ड आए थे और सेकंड किए थे टिम ब्रेसनेन, जो कि रिचर्ड लपकिस के साथ फाइनल में खेले थे और उसमें हार जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से इन्हें इंजरी हो जाती है और इस बार इनका बाइसेप टियर कर जाता है, जब ये काफ़ी ज़्यादा बैक प्रेशर लगाने की कोशिश कर रहे थे आर्म रेसलिंग के दौरान। और इनकी इंजरी इतनी ज़्यादा ही एक्सट्रीम थी कि डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके बाइसेप का शेप बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसे कि किसी मॉप के आगे का हिस्सा। हालांकि इस इंजरी से ये रिकवर कर जाते हैं और कम्पीट करते हैं 2010 में आर्नोल्ड क्लासिक में आर्म रेसलिंग कॉम्पिटिशन के अंदर। हालांकि इसके बाद ये कमबैक करते हैं और इनका एक काफ़ी ज़्यादा ही लेजेंडरी मैच हुआ था डेवॉन लैरेट के अगेंस्ट, जिसमें डेवॉन लैरेट जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये फिर से काफ़ी ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव करते हैं और 2011 में आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करते हैं। और यही वो कंपटीशन था जिसमें ये मिलते हैं डेनिस सिब्लिंकोव से, जो कि उस टाइम एक काफ़ी डोमिनेटिंग नाम हुआ करता था।
और डेनिस सिप्लिंकोव इनको काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। ये बात खुद डेनिस अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं। और इन्होंने कहा कि जब वो रिचर्ड लपकिस के साथ हुक में चले जाते हैं तो डेनिस को ऐसा फील हुआ जैसे कि उन्होंने किसी रॉक को हिट कर दिया। इनको मूव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा फील हो रहा था। और डेनिस सिप्लिंकोव इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इस मैच में, हालांकि किसी तरह से वो इस मैच को निकाल लेते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन जब डेनिस का आप रिएक्शन देखेंगे मैच के बाद, अब आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा ही एक्सट्रीम बैटल हुई होगी। और खुद रिचर्ड लपकिस भी ये कहते हैं कि जब इन्होंने डेनिस को देखा था तो तब इनको लगा था कि ये कोई रशियन है और इसके साथ गेम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और रिचर्ड ऑलमोस्ट इनको पिन कर ही देते हैं, सिर्फ 2-3 इंच ही दूर रहते हैं पिन पैड से। लेकिन डेनिस का सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट है उनका बाइसेप। उनको ऐसे कंपटीशन खेलने की आदत है और इस तरीके की सिचुएशन काफ़ी बार रह चुके हैं। तो डेनिस अपने एक्सपीरियंस के ऊपर इस मैच को निकाल तो लेते हैं, लेकिन ये मैच अभी भी लेजेंडरी है। अभी भी इस वीडियोस को देख लोग ये कहते हैं कि 2 बहुत बड़े आर्म रेसलर्स के बीच में ये मैच हुआ था। हालांकि डेनिस सिप्लिंकोव तो कहते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुक उन्होंने फेस किया था वो रिचर्ड लपकिस का था। लेकिन जब रिचर्ड लपकिस से पूछा जाता है कि वो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर है जिसके अगेंस्ट उन्होंने कम्पीट किया था, तो वो नाम लेते हैं एक और काफ़ी फेमस लेजेंड आंद्रे पुष्कर का। वो कहते हैं कि जब वो आंद्रे पुष्कर के साथ कम्पीट कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि वो किसी ट्रक से जाकर टकरा गए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल अलग लेवल पर हुआ करती थी। हालांकि इतने साल आर्म रेसलिंग को देने के बाद इनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो ये कुछ तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं करते थे और आर्म रेसलिंग भी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ये खेल नहीं रहे थे। इसके बाद आ जाता है कोविड और इस वजह काफ़ी ज़्यादा ब्रेक लग गया इनके करियर के अंदर। इसके अलावा इनको काफ़ी इंजरीज होने लगी, जैसे कि इनके बैक और इनके शोल्डर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो गई और इनकी एज भी इस लायक नहीं थी कि अब आर्म रेसलिंग कर सके। लेकिन इस सब के बावजूद 2023 में काफ़ी ज़्यादा ही र्यूमर्स होने लगे थे कि रिचर्ड लपकिस का कमबैक होने वाला है, क्योंकि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे थे हमारे टेबल के नीचे रहने वाले मॉन्स्टर माइकल टॉड। और इस इवेंट में ऐसा एक्सपेक्टेड था कि रिचर्ड लपकिस फेस करने वाले हैं डेवॉन लैरेट के आज तक के सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम अपोनेंट चैंस शॉ के अगेंस्ट। लेकिन ये मैच भी कैंसिल हो गया रिचर्ड के बैक इंजरीज के चलते। लेकिन अभी भी फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 या फिर 2025 में फिर से एक बार कभी ना कभी रिचर्ड कम्पीट करते हुए देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके चांस काफ़ी ज़्यादा ही कम लगते हैं। लेकिन जैसे इनकी फ़िज़ीक थी तो ये आर्म रेसलिंग के अलावा एक चीज़ और करते थे जो इनकी फ़िज़ीक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सूटेबल थी। ये एक प्रोफेशनल रेसलर भी हुआ करते थे और इन्होंने एक प्रोफेशनल रेसलिंग स्कूल जो कि थी शिकागो में, उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग भी की थी और ये कम्पीट करते थे WCW में काफ़ी लंबे टाइम तक, खासकर 1990 से लेकर 1994 तक। लेकिन ये बताते हैं कि इनके रेसलिंग करियर में इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, यहाँ तक कि इन्हें जापान तक जाना पड़ता था। जापान इनके लिए काफ़ी ज़्यादा दूर था और ये अपनी फैमिली के पास रहना चाहते थे मिनेसोटा में। तो ये रेसलिंग को क्विट कर देते हैं और फिर से फोकस करने लगते हैं आर्म रेसलिंग पर। तो ये थी आर्म रेसलिंग के सबसे जायंट मॉन्स्टर, फार्मर टू वर्ल्ड चैंपियन आर्म रेसलर रिचर्ड लपकिस के ऊपर। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर है और अलग अलग आर्म रेसलर्स की वीडियोस भी हमारे चैनल के ऊपर है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और भी आर्म रेसलिंग अपडेट्स और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।